किसानों के लिए अगर क्या कुछ इस बजट में उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? ऐसी उम्मीद करी जाती है कि ये 15 लाख से 16 लाख के आसपास इसको बेसिक एग्जेम्पशन को बढ़ाया जा सकता है। डिफेंस को लेकर के जो एलोकेशन लिमिट है वो बढ़ा दिया जाए। आज जो प्रधानमंत्री जी का विजन है वो ये कहते हैं कि हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एम्ब्रेस करना है, उसको अडेप्ट करना है। तो बजट 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 1 फरवरी को यानी कि रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का यूनियन बजट पेश करने वाली है। हर सेक्टर को ही इस बजट से काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं, चाहे वो आम आदमी हो या छोटे हो या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ही क्यों ना हो, हर किसी को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। तो इसी पर और गहराई से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं, जिनका नाम है अभिषेक रस्तोगी, फाउंडर ऑफ रस्तोगी चैम्बर्स। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागरण बिजनेस पर। थैंक यू। तो सर, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेरा सवाल होगा सर आपसे, वो बहुत ही ज़रूरी है और आम आदमी के लिहाज से तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो टैक्स स्लैब से जुड़ा है। तो पिछले साल का जो बजट आया था उसमें 12 लाख तक का जो स्लैब था उस पर टैक्स फ्री कर दिया गया था। तो ऐसे में क्या इस बार के स्लैब में भी कुछ बदलाव की उम्मीदें की जा सकती हैं? देखिए, जब पिछली बार भी हम ये रिकमेंडेशन दे रहे थे, हम ये बोल रहे थे कि इस टैक्स स्लैब को जो टोटल एग्जामिशन है वो 15 लाख के आसपास होना चाहिए। और ये बहुत एक बड़ा मूव था लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट के लिए कि उन्होंने वो 12 लाख तक करा। हमें उम्मीद है कि इस साल एटलीस्ट जो ये एग्जामिशन है ये 15 to 16 लाख के आसपास जानी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि ये 18 लाख के आसपास भी चली जाए। इसका एक मुख्य कारण ये भी रहेगा कि बहुत सारे ऐसे इनकम टैक्स पेयर्स हैं जो कि टैक्स की दर से बाहर हो जाते हैं, जबकि ये लिमिट बढ़ती है। करोड़ों लोग इससे बाहर हो जाएंगे, कंप्लायंस इजी हो जाएगा, कंजम्पशन पावर जो है वो मिडिल क्लास की बढ़ती है और वो एक इकोनॉमी को बूस्ट करता है, क्योंकि जैसे ही कंजम्पशन होती है जीएसटी की कलेक्शन बढ़ती है। तो आई थिंक अगर ये 18 लाख भी नहीं जाता है तो ऐसी उम्मीद करी जाती है कि ये 15 लाख से 16 लाख के आसपास इसको बेसिक एग्जेम्पशन को बढ़ाया जा सकता है। जी, तो अगर हम छोटे व्यापारियों की बात करें, जीएसटी की बात आपने करी, तो जीएसटी कंप्लायंस जो होता है वो छोटे व्यापारियों के नज़रिए से हम देखें तो वो आज भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो क्या ये नियम जो हैं वो कुछ सरल हो सकते हैं इस बार के बजट में, स्पेसिफिकली अगर हम छोटे व्यापारियों के लिए बात करें तो? देखिए, जो जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जी, वो जो स्टैट्यूटरी चेंजेस होते हैं वो तो बजट में लाए जा सकते हैं, बट वो सारे स्टैट्यूटरी चेंजेस बजट में तब लाए जाते हैं जबकि जीएसटी काउंसिल का उस पर डिस्कशन एंड डिसीजन हो चुका हो। तो बजट वाले दिन बहुत सारे ऐसे स्टैट्यूटरी चेंजेस नहीं आएंगे जिन पर डिसीजन नहीं हुआ है। बट हाँ, जिन चीजों पर ऑलरेडी जीएसटी काउंसिल का डिसीजन हो चुका है और स्टैट्यूटरी चेंजेस अनाउंस होने हैं, ऐसे चेंजेस बजट में इंप्लीमेंट करे जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स हैं उनको राहत दी जाए, कंप्लायंस रिलेटेड राहत दी जाए, जिससे उनकी कंप्लायंसेस को सरल किया जाए, उनकी लाइफ में जो ये टैक्स का एक बर्डन बन जाता है उसको सरल करा जाए। इसलिए हो सकता है कि कुछ ऐसी थ्रेशोल्ड्स पर जो आने वाले समय में जीएसटी काउंसिल कुछ डिसीजन लेगा, वो ऐसे डिसीजन ले सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जीएसटी के कंप्लायंस से भी राहत पाएं। जैसे कि हमने देखा कि इनकम टैक्स में ये लिमिट्स बढ़ा के बहुत बड़े करोड़ों लोगों को आज केवल 2% लोग ही ऐसे हैं जो टैक्स का कंप्लायंस जिन्हें करना पड़ता है। 2% पीपल पे द टैक्सेस, अदर्स आर ऑल एग्जेम्प्ट। स्टैंडर्ड डिडक्शन का कोई बेनिफिट लेता है, बेसिक एग्जेम्पशन को कोई बेनिफिट लेता है। करेक्ट। तो ये एक बड़ी बड़ी चीज देखी जा रही है, जो एक एग्जेम्पशन को बढ़ाने से गवर्नमेंट को फायदा हुआ है। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर जो हमें डिमांड एंड सप्लाई का जो गेम है वो सारा कंज्यूमर की डिमांड से जो राहत मिलती है मार्केट को, उस सारी चीजों में इससे लाभ होता है। एक और जो चीज इनकम टैक्स से रिलेटेड इस समय समझी जा रही है, जो बेसिक इनकम टैक्स पर जो दरें हैं वो 4 लाख की उसमें चलती हैं, जैसे 4 to 8 lakhs, 8 to 12 lakhs, 12 to 16, ऐसे उम्मीद करी जा रही है कि ये जो 4 लाख पर हर 5% बढ़ता है, ये अब 4 लाख की जगह 5 लाख हो जाए। तो बेसिकली बेसिक एग्जेम्पशन 5 लाख, 5 से 10 5%, 10 से 15 10%, ऐसी लगता है तो 30 लाख तक की इनकम वाले लोगों को भी बेनिफिट होने की उम्मीद है। ऐसा माना जाता है कि 5 लाख को करने से 30 लाख रुपए तक की लोगों को बहुत ज्यादा टैक्स नहीं पड़ेगा, क्योंकि 24 लाख की अगर इनकम होती है आज तो 3 लाख रुपए टैक्स
पे करना पड़ता है। तो अगर ये 30 लाख हो जाता है तो बहुत अच्छा एक नंबर होगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा कंज्यूमर को। तो देखा जाए तो हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि मिडिल क्लास को इस बार के बजट से काफ़ी कुछ राहत मिल सकती है। तो अगर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हम बात करेंगे अभी हमारे अन्नदाता की, यानी कि हमारे किसान भाइयों की। तो किसानों के लिए अगर क्या कुछ इस बजट में उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? क्या उनके लिए कुछ नई योजनाएं निकल कर आ सकती हैं इस बजट से? बिल्कुल, किसानों के लिए नई योजनाओं की बहुत ही तेजी से ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है। जी। डायरेक्ट किसानों को कैसे बेनिफिट होगा, हम्म। उस पर बहुत बड़ा गंभीर रूप से ये चर्चा चल रही है। ऐसे जी। रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें लाई जा सकती हैं जिससे किसानों को गवर्नमेंट कहती है कि अगर कुछ बेनिफिट मिले भी तो डायरेक्ट अकाउंट में मिले, जी। उनके लैंड से लिंक्ड हो और उनके डायरेक्ट अकाउंट में हो। तो ऐसी बहुत बड़ी एक अनाउंसमेंट हो सकती है इस बार। दूसरा ये कि जो एमएसपी से रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, गवर्नमेंट उस पर भी वर्कआउट कर रही है। एमएसपी से रिलेटेड कुछ ऐसे बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं जिसका सीधा बेनिफिट किसानों को होगा और ये हमारे जीडीपी में बहुत बड़ा एक अहम रोल प्ले करेंगे। ओके। अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो उसमें फिलहाल एक मंदी का दौर देखने को मिल रहा है। लोग अभी अपना जो घर है वो खरीदने से कतरा रहे हैं, लोग किराए पर रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो क्या रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ बदलावों की उम्मीद है? बजट में इस सेक्टर पे स्पेसिफिकली कोई ध्यान दिया जा सकता है? बजट में रियल एस्टेट सेक्टर पे बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। रियल एस्टेट जीडीपी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है जी। और भले ही लोग घर रेंट पे रहना चाहें, मगर एक जो सेटिस्फेक्शन होता है अपने घर का, वो अपने बहुत घर, इंपॉर्टेंट है। राइट राइट। तो जो ये होम लोन है उस पर कुछ काम करा जा सकता है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट में देखिए, आज जो रेरा आने के बाद बहुत सारे ऐसे सर्टेनिटी हुई है कि होम बायर्स का पैसा डूबेगा नहीं, ऐसे बड़े निर्णय लिए गए हैं। मगर एक जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जी। रियल एस्टेट में जो ये कंस्ट्रक्शन होती हैं, इनके कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स को लेके भी कुछ अनाउंसमेंट आ सकते हैं, क्योंकि मेट्रो सिटीज में पॉल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ चुका है। जी। जो आम जनता है वो इस कंस्ट्रक्शन के कारण, इससे जो नॉइस पॉल्यूशन हो रही है, जो इससे डस्ट जनरेट हो रही है, इसके ऐसे कुछ नॉर्म्स लाने पड़ेंगे, ऐसे स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लाने पड़ेंगे कि इस सेक्टर को हार्म ना हो मगर लोगों को बहुत बेनिफिट हो। क्योंकि आज लोग एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत परेशान हो गए हैं। बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, हर जगह कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है। एयर प्यूरिफायर्स की बिक्री बहुत ज्यादा हो गई है, ब्लैक में बिक रहे हैं। और ये हमने एक पिटीशन भी आपने सुना ही होगा कि एयर प्यूरिफायर्स के लिए हमने डाली है कि जीएसटी को एग्जेम्प्ट किया जाए एयर प्यूरिफायर्स पर, क्योंकि ये अब एक एसेंशियल कमोडिटी बन गई है। एक्यूआई लेवल्स इतने हाई हो गए हैं। तो आई थिंक कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ऐसे नॉर्म्स आने चाहिए जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एप्लीकेबल हो, जिससे एयर पोल्यूशन भी कंट्रोल हो। राइट। बिल्कुल सही कहा है आपने अभिषेक। और मैं बढ़ती हूँ अगले सवाल की तरफ, और मेरा सवाल जो है वो डिफेंस सेक्टर को लेकर के। डिफेंस सेक्टर फिलहाल अभी आए दिन हम इस पे कोई ना कोई चर्चा सुनते रहते हैं, और फिलहाल दुनिया में जो है वो तनाव का माहौल चल रहा है। तो ऐसे में डिफेंस सेक्टर और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार के बजट में डिफेंस को लेकर के जो एलोकेशन लिमिट है वो बढ़ा दिया जाए, या फिर कुछ अहम फैसले लिया जाए? 100% अहम फैसले लिए जाएंगे डिफेंस को लेके। अगर आप यूएस का बजट भी देखेंगे तो जो डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट ने इस बार किया है, राइट मिलिट्री बजट्स जो यूएस के हैं वो इस बार आज तक के रिकॉर्ड बजट्स हैं। राइट। इसी दिशा में ऐसा लगता है कि भारत भी चलेगा। मगर डिफेंस से रिलेटेड एक जो बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाएगा इस बजट में, वो एलोकेशन केवल डिफेंस के लिए नहीं होगा, बट मेक डिफेंस प्रोडक्ट्स इन इंडिया को लेकर भी बहुत बड़ा राइट। इन्वेस्टमेंट सही प्लान रखा जाएगा, जिससे कि इंडिया केवल अपने इंडिजियस नीड्स के लिए डिफेंस की प्रोडक्शन ना करे, बट इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाए डिफेंस के लिए, और इंडिया से डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी हो। तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है इवन एक्सपोर्ट्स करने में बहुत सक्षम है। और आगे आने वाले समय में ऐसे इनिशिएटिव्स दिए जाएंगे, ऐसी स्कीम्स दी जाएंगी, ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे कि वी विल मेक डिफेंस इक्विपमेंट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। राइट। तो इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी रेलवे को लेकर के। अभी हमने देख रहे हैं हम कि वंदे भारत अभी जो इनॉग्रेशन हुआ है उसका, वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की जो बढ़ती संख्या है, नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, काम किया जा रहा है उस पर। तो क्या इस बजट में रेल सुरक्षा कवच सिस्टम, इसके लिए भी कोई विशेष फंड तैयार किया जा रहा है या फिर एलोकेट किया जा रहा है रेलवेज को लेकर के? रेलवे पे गवर्नमेंट का बहुत बिल्कुल सीधा ऑब्जेक्टिव है कि रेल फैसिलिटी को बढ़ावा देना है,
इससे ना केवल पैसेंजर मूवमेंट बट ऑल्सो गुड्स मूवमेंट पर राहत होती है, बिकॉज जब ये फास्ट ट्रेन अवेलेबल होती हैं तो एयर ट्रैफिक कंजेशन थोड़ा कम होता है। हमने अभी पीछे देखा भी कि एयर फ्लाइट्स में कितना टर्बुलेंस था Right. और कितना हमारे रेट्स शेकअप हो रहे हैं डिफरेंट रीजन, मैं उसमें जाऊंगा नहीं। मगर गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है कि जहां पर फास्ट फैसिलिटी दी जा सके पैसेंजर्स को और गुड्स का मूवमेंट फास्ट हो सके, वहां पर रेल कॉरिडोर्स ऐसे मूव होने चाहिए। इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से भी रेल ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और ऐसी कुछ इंडस्ट्रियल जो बेल्ट्स हैं, जो यूनिट्स हैं, जहां पर अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन गवर्नमेंट का विजन है बढ़ाने के लिए, वहां पर रेल की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको जोड़ा जाएगा एंड इसके लिए बजट अनाउंस किया जाएगा। ये बजट बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर से ही आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन में बेनिफिट होगा। ओके। अभिषेक, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि अभी तो ऑलरेडी एआई का दौर चल रहा है। हम कहते हैं लोगों को डर है कि एआई जो है वो नौकरियां खाएंगी, और ऑटोमेशन और एआई का जो खतरा है वो लगातार जॉब्स पे मंडरा रहा है, ले ऑफ्स भी चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सरकार आईटी सेक्टर के जो युवाओं हैं उनके लिए कुछ खास इंसेंटिव्स लेकर के आएंगी, या फिर अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तो अगर मिडिल क्लास के लिहाज से देखें तो एक मिडिल क्लास के जो पेरेंट्स हैं उनका आज के डेट में सबसे जो बड़ा चिंता का विषय है वो उनके बच्चों की स्कूल की फीस है। फीस इतने बढ़ गए हैं कि वो आसमान छूने लगे हैं। तो ऐसे में क्या बजट में हम उम्मीद कर सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर पे काम किया जाएगा और आईटी सेक्टर के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कुछ रोजगार या फिर इंसेंटिव्स का जुगाड़ इस बार कुछ सरकार कर सकती है क्या? देखिए, आपकी बात का जवाब दो तीन पार्ट्स में देता हूं। जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आने वाले समय में, अब आप सोचिए अगर आप 20 साल पहले कैलकुलेटर का इन्वेंशन हो गया या कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हो गया, इंटरनेट का हो गया, और हम बोले कि हम इस नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करेंगे, अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो फिर हम मूर्ख कहलाएंगे। आज जो प्रधानमंत्री जी का विजन है वो ये कहते हैं कि हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एम्ब्रेस करना है, उसको अडेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है और उसको अपने सिस्टम में लाना है। वी वांट टू बी मार्केट लीडर्स इवन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप आगे आने वाले समय में देखते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट का यूजेज केवल एक रूटीन काम में नहीं होगा, बट इवन की बहुत सारी अहम चीजों में, जैसे कि वॉर जोन्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कुछ देशों में जहां पर अभी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, वहां पर इंटरनेट को बंद करना या खोलना, जो अभी स्टारलिंक ने किया है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज रहेगी आने वाले समय में। तो टेक्नोलॉजी का को अडॉप्ट करना, आई थिंक ये प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने कई बार ये बात बोल भी चुके हैं कि वो टेक्नोलॉजी को बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके इंडिया में बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे पास बहुत दिमाग है और अगर हम उसको आज सही चैनल करते हैं तो वो बहुत ही देश को फायदा देगा। अब इस तक आप कैसे पहुंचोगे? जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो देखिए, केवल एक डिग्री से फायदा नहीं होता है, केवल स्किल से फायदा नहीं होता है। स्किल के साथ डिग्री और डिग्री के साथ स्किल जब मिलती है तभी फायदा होता है, क्योंकि तभी आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे में काम कर पाते हैं। इसीलिए एजुकेशन सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना ये बजट में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में मैं मानता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, इनफैक्ट एफिशिएंसी बढ़ेगी। और अगर आज इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अच्छा काम कर दिया तो हम यहां से एक्सपोर्ट करेंगे, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होंगी जो हम यहां से एक्सपोर्ट कर पाएंगे, दूसरे देशों को हम दे पाएंगे। और आज अगर इंडिया ब्रह्मोस बना सकता है और मिसाइल्स हमारी सैटेलाइट पर, इसरो लगातार सैटेलाइट्स पर भेज रही है, तो क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम नहीं कर सकते? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चीज है, मगर अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी, इस बार के बजट में आप कुछ ऐसे अनाउंसमेंट सुनेंगे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी जो आज हमारी डिपेंडेंसी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अगर हमारे देश में 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ कंप्यूटर यूज होते हैं, तो हम माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो क्या ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया डेवलप कर सकता है कि हम अपने सॉफ्टवेयर यूज करें? इसका एक बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है।
ओके। इससे क्या होगा कि हमारी डिपेंडेंसी वेस्टर्न वर्ल्ड पर घटती घट है जाएगी। और हमारी बहुत सी जो फॉरेक्स है जो जाती है अभी इन सॉफ्टवेयर को लेने में और रॉयल्टीज जो हम पे करते हैं वो बचेगा और भारत का इससे एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन बढ़ेगा आईटी टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ओके। अभिषेक, मैं जानना चाहूंगी कि भारत जो है वो खुद को, अगर हम सेमीकंडक्टर्स में भी देखें तो भारत खुद को ग्लोबल हब, चिप का जो है वो हब बनाना चाहता है। तो ऐसे में सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत 76,000 जो है वो ऑलरेडी एलोकेट किया गया है। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार का जो बजट है उसमें ये 76,000 का जो लिमिट है इसको और बढ़ाया जा सके? इसको बिल्कुल बढ़ाया जाएगा। सेमीकंडक्टर्स पे प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल क्लियर विजन है कि इंडिया को सेमीकंडक्टर का हब बनाना है। बिल्कुल। आप देखिएगा, देखिए मैं ये नहीं बोलता कि 1 साल में 1.5 साल में ये होगा, मगर आगे आने वाले 5 साल में जो विजन है गवर्नमेंट का, इंडिया विल बी द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सेमीकंडक्टर्स। यहां पर सेमीकंडक्टर्स बनेंगे, ये देश में भी यूज होंगे और बाहर भी एक्सपोर्ट होंगे, यही विजन है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव से भी, जो आगे आने वाले समय में, इसीलिए ये देखा जा रहा है कि जो इस बार का बजट है वो कुछ ऐसे फाउंडेशनल चीजों का अनाउंसमेंट करेगा जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट उन सेक्टर्स में होगा जो शायद बहुत ही ट्रेडिशनल सेक्टर्स ना हो। नई चीजों में, नए सेक्टर्स में ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के अनाउंसमेंट्स करे जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के भी कुछ अनाउंसमेंट्स की उम्मीद है जो होगी इन सेक्टर्स को लेके, जिसकी जिसकी अनाउंसमेंट से देश को बहुत फायदा होगा। हेल्थ सेक्टर की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे और हेल्थ सेक्टर पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बजट में क्या कुछ उम्मीदें हैं हेल्थ सेक्टर से? क्या मेडिकल प्रीमियम पर कुछ छूट मिलने की कोई उम्मीदें हैं क्या? देखिए, मेडिकल प्रीमियम में जो जीएसटी की वो थी, वो तो अभी रिड्यूस कर दी है, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो अगर कोई 100 रुपीज की पॉलिसी लेता था उस पर 18 रुपीज जीएसटी लगता था, वो अभी 100 रुपीज ही हो गया। तो 18% जीएसटी घटने से उसकी कॉस्ट कम हो गई है। मगर ऐसा माना जा रहा है क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस, देखिए आप आज अगर बात करें कि तो अगर 5 करोड़ से ऊपर के लोग हैं या 2 करोड़ से ऊपर के लोग हैं, वो 40% इफेक्टिव टैक्स रेट पे करते हैं। राइट। मगर सोशल सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा मिलती नहीं है, एयर पोल्यूशन कुछ है नहीं, सोशल सिक्योरिटीज कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, रिटायरमेंट प्लान्स कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि स्पेशली सीनियर सिटीजन को ध्यान रखते हुए ऐसी इनकम में से उसका डिडक्शन दिया जाएगा कि अगर रिटायर्ड इंडिविजुअल्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जो जिनको मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिल रहा है, कॉर्पोरेट से नहीं मिल रहा है, और वो अपना इंडिविजुअल मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं या फिर टॉप अप प्लान्स लेते हैं, उन प्लान्स के लिए अगर वो कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो उस को इनकम टैक्स में से रिडक्शन मिलेगा। ऐसी उम्मीद करी जा रही है कि 50,000 रुपीज तक पर पर्सन की ऐसी छूट मिल सकती है। अच्छा, आपने सीनियर सिटीजन्स की बात की, तो मैं उसमें जानना चाहूंगी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या जो टीडीएस की लिमिट है उसको बढ़ाए जाने की कितनी उम्मीदें, और क्या वो आपको लगता है नेसेसिटी है कि वो जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाए इस बार के बजट में? देखिए, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी जो बहुत मेजर इनकम होती है वो फिक्स डिपॉजिट से होती है। राइट। अब आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है क्योंकि सीनियर सिटीजन ने भी देखा है कि गोल्ड का रेट बहुत बढ़ रहा है, तो बिल्कुल। उन्होंने अपने फिक्स डिपॉजिट्स को लिक्विडेट करके ईटीएफ्स में पैसा लगाया, फिजिकल गोल्ड भी लेना शुरू कर दिया। अगर आप देखेंगे अभी लेटेस्ट ट्रेंड जो राइट। हमको राइट। बहुत जगह से समझ में आ रहा है। हाँ जी। मगर गोल्ड पर तो सेल के टाइम पर टैक्स लगेगा या सेल के टाइम पर ट्रांजैक्शन होगी, मगर अभी भी उनकी बहुत सारी इनकम ऐसी होती है जो फिक्स डिपॉजिट्स में होती है, जिसका उनको मंथली ये मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो जो टीडीएस बैंक काटता है, अगर उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि सारा कुछ मैपिंग है, बैंक सिस्टम में सब कुछ मैपिंग है, सीनियर सिटीजन की एज भी मैप करी जाती है, उनको रेट भी एक्स्ट्रा दिया जाता है, और उनका अगर हम टीडीएस का भी बेनिफिट कर सकें। देखिए, इनकम टैक्स में आज भी प्रोविजन है कि अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब में आती है, एग्जेम्पशन में आती है, तो आप एक फॉर्म भर सकते हैं और उस फॉर्म के बाद आपका टीडीएस नहीं काटा जाता है। मगर आई थिंक अगर टीडीएस रेट इनकम सीनियर सिटीजन के लिए बढ़ाया जाए तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, वो एक बेनिफिट ही होगा। सीनियर सिटीजन का ध्यान रखना हमारे देश का कर्तव्य है। अब हम नारी शक्ति की बात करेंगे, तो क्या विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए क्या कोई नई लोन स्कीम या फिर सब्सिडी या फिर उनके लिए स्पेसिफिकली कोई योजनाएं आ सकती है इस बार के बजट में? देखिए, जहां तक कि एंटरप्रेन्योरशिप का बात है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सब्सिडीज आएंगी, मगर बेस्ड ऑन प्लान्स, जो लोन देने की प्रक्रिया है, जो टाइम पीरियड है, जो रेट्स हैं,
उसमें ऐसा माना जाता है कि बहुत बेनिफिट आ सकते हैं कि अगर जैसे कि आप कोई लेडी एंटरप्रेन्योर है, वो अपना स्टार्टअप बनाना चाहती हैं, तो उनको एक इंसेंटिवाइज्ड बैंक रेट पर लोन मिलेगा, जिससे कि उनको इन्वेस्टमेंट में, नई चीजों में, इनोवेशन में बेनिफिट मिलता है। सिमिलरली जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स को भी ऐसी उम्मीद करी जाती है कि कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे इनकम टैक्स में अगर आप स्टार्टअप हो, स्टार्टअप कंपनी है आपकी, तो आपको हो सकता है कि 3 साल तक की इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस मिले। तो दोनों ही स्टार्टअप पर्सपेक्टिव से और विमेन एम्पावरमेंट पर्सपेक्टिव से, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि विमेन भी इस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करें, तो उनको एक बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट का ये बड़ा एक अनाउंसमेंट इस बार लगता है कि होगा। और मुझे नहीं लगता कि सब्सिडी पे बहुत ज्यादा काम होगा, बट बैंक लोन्स में, अप्रूवल्स में, एक ग्रीवेंस सेल से रिलेटेड ऐसी जो चीजें आती हैं कि सेटअप के समय में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको एड्रेस करने के लिए भी ऐसे कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे जहां पर विमेन एम्पावरमेंट मिलेगा। ओके, अभिषेक, आपको क्या लगता है एमएसएमई के लिए आज की डेट में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और क्या जो वो चुनौतियां हैं उनके लिए इस बार के बजट में कुछ हो सकता है? एमएसएमई की अगर हम बात करें ना, तो उनको कंप्लायंसेस जो हैं उनको करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके बजट्स इतने बड़े नहीं होते, उनकी टीम्स इतनी बड़ी नहीं होती, उनको इतने ज्यादा कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं कि उनको हर चीज को इधर आउटसोर्स करना पड़ता है, या फिर इन हाउस अगर करते हैं तो उनकी कॉस्ट बढ़ती हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट का है वो ये है कि कंप्लायंसेस को कम से कम करा जाए। सेकंड, जो उनको एमएसएमईज को प्रॉब्लम आती है वो अप्रूवल्स के लिए आती हैं, एनवायरमेंटल अप्रूवल्स हो गए, रेगुलेटरी अप्रूवल्स हो गए, इन सब को लेके भी एक उनको कॉस्ट पड़ती है। और थर्ड चीज जो है, जो सबसे बढ़िया, वो लिटिगेशन है। अगर वो किसी भी लिटिगेशन में फंस जाते हैं, वो प्राइवेट पार्टीज की लिटिगेशन हो सकती है, या फिर वो गवर्नमेंट के साथ कोई टैक्स डिस्प्यूट एक्सेट्रा टाइप का लिटिगेशन हो सकता है। तो लिटिगेशन पर्सपेक्टिव से और कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट ऐसे कुछ अनाउंसमेंट्स करेगी कि एमनेस्टी स्कीम के द्वारा लिटिगेशन को खत्म करा जाए, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करा जाए, जिससे कि इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा। डिस्प्यूट्स को खत्म करके एक सर्टेनिटी मिलती है। तो ऐसा उम्मीद करा जा रहा है कि ये भी और कंप्लायंस से रिलेटेड भी अनाउंसमेंट बजट में ऐसा लगता है कि होंगे। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे होगा, बहुत ज़रूरी भी है, कि क्या मेक इन इंडिया पर बजट में कुछ इस बार हो सकता है? मेक इन इंडिया पर क्या खास फोकस रहेगा इस बार सरकार का? देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस समय विजन है वो बहुत क्लियर है कि अब से लेके नेक्स्ट 5 इयर्स तक, और आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जी। 2032 अगर आप देखेंगे यहां से, तो इंडिया बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। ओके। जो ये सारा जियो पॉलिटिकल स्ट्रेस अभी चल रहा है, जी। इसमें एक अहम भूमिका होगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद बहुत सारी ऐसी सर्विस सेक्टर है जहां की कॉस्ट कम हो जाएगी, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्योंकि जैसे सपोज बीपीओ है कोई, अब अगर वो बीपीओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स के थ्रू कॉल्स को अटेंड करता है, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट कम होगा। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपोर्ट को कम करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अब अपने को एक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ावा दे। वो मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ावा देखिए ओवरनाइट नहीं हो पाएगा, इसीलिए इस बजट को ये देखा जा रहा है कि आज से आने वाले 5 साल में इंडिया कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। और जैसे कि आज चाइना का नाम लिया जाता है कि ये लाखों में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर देते हैं, इंडिया का नाम भी एट पार चाइना से लिया जाएगा। 2032 तक गवर्नमेंट का ये इंटरनल ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, और इंडिया को ऐसा एक देश बनाना है कि यू मैन्युफैक्चर इन इंडिया फॉर दी वर्ल्ड। वेल, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हमें उम्मीद है कि इस इन्फॉर्मेशन से, हमने जो भी बातचीत की उससे हमारे ऑडियंस को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर इस बार के बजट से काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं, हर सेक्टर को उम्मीदें हैं, और सबसे जो अहम फैसला होगा वो 1 फरवरी को, जो भी फैसला आएगा वो सभी को पता चल जाएगा। लेकिन अभी सबकी निगाहें जो हैं वो वित्त मंत्री के उस लाल पिटारे पर टिकी है कि उस लाल पिटारे से इस बार सभी के लिए, आम आदमी के लिए, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, हर सेक्टर्स के लिए क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। तो इस फिलहाल के लिए इतना ही। बजट से रिलेटेड तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ। थैंक यू सो मच सर।